तो फैक्ट्री एक्ट के बाद जो भी काम करने की जगह हैं जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसमें आपकी शॉप है, इस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे वेयर एंड टेयर, रिपेयरिंग, जैसे आपकी गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, शॉप्स हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, डिस्पेंसरीज हैं, मैटरनिटी होम है, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में कवर होती हैं। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मीन a workshop or the establishment in which work of making, altering, repairing, finishing or packing, इस किस्म का अगर काम हो रहा है तो उसको हम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। एनी प्रेमिसेस यूज होली और पार्ट फॉर द होलसेल और रिटेल सेल, जहाँ पे होलसेल और रिटेल का काम हो रहा है उसको हम शॉप कहेंगे। क्योंकि लॉ को समझने का मतलब आप आने वाले वक्त में आप सही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकें कि आपने शॉप को शॉप कहना है, इस्टेब्लिशमेंट को इस्टेब्लिशमेंट कहना है, फैक्ट्री को फैक्ट्री कहना है। रजिस्ट्रेशन शॉप की भी इस्टेब्लिशमेंट की भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये आप इंश्योर करेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस लिए, कि आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लेबर डिपार्टमेंट को, इंस्पेक्टर लेबर को, कि जी हमने ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की है, जिसमें इतने लोग होंगे, ये वर्किंग आवर होगा, ये वीकली रेस्ट होगा, ये इंटरवल पर रेस्ट होगा, ये उसकी जो है बेनिफिट, ताकि वो इंश्योर कर सके आके कि जो भी आपने उस इस्टेब्लिशमेंट में लोग रखे हैं उसको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ बेनिफिट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये वो फॉर्म सी वाला जो फॉर्म सी देता है लेबर शॉप पे लगा होता है, फॉर्म सी का एक फॉर्म सी होता है नागा फॉर्म, वीकली रेस्ट फॉर्म शॉप पे लगा होता है ना, कि नागा मीन्स की वीकली रेस्ट वो इंश्योर करना होती है। अगर शॉप वाला डिस्प्ले नहीं करेगा वो तो फिर 24/7 उसकी शॉप खुली रहेगी। वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो 24-24 घंटे वहाँ पे उनके मुलाजिम बन जाएंगे। सर मतलब शॉप रजिस्टर होगी तो फॉर्म सी बनेगा, पहले शॉप रजिस्टर करवाएगा। असली बात तो यह है कि शॉप का रजिस्टर होना ही ज़रूरी है अगर उसने शॉप में मुलाजिम रखे हुए हैं। अगर वो खुद चला रहा तो ना हो। देखिए अभी हम ये लॉ नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं ना कि डेली वेजर का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है लॉ में, वो मैं आपको भी नेक्स्ट जो लॉ पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वर्कर बेशक डेली वेजर है या वर्कर आपका टेम्परेरी है या वर्कर आपका प्रोबेशन पे है, जो प्रोटेक्टेड राइट है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो डेली बेसिस में जो ये एग्रीमेंट होता है कि वाई काम किया और पैसे दिए चले गए, वो तो हाँ, वो उसमें फिर लॉ ये कहता है कि जो 3 दिन कंटिन्यूस आपके पास आया वो डेली वेजर नहीं रहेगा। 3 दिन वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अंधेर नगरी है ना, वो एक अरसे तक ही चलती है ना। जब किसी को पता चलता है, अवेयरनेस होती है, इंफॉर्मेशन होती है, फिर वो आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाता है ना। जब तक आप चला रहे हैं चल रहा है। जैसे मैंने कहा था कि डोमेस्टिक वर्कर को अगर आप 10,000 पे कर रहे हैं, जिस दिन उसको अवेयरनेस आ गई कि हमारा तो लाभ बना हुआ था, हमें तो इन्हें 20,000 देने थे, हमें 10,000 कम दिए हैं और वो कोर्ट में चले गए, तो फिर 10,000 देने पड़ेंगे ना, जितने महीने आपने उनको कम पैसे दिए हैं। वजह नहीं है। देखें हमारे यहाँ वही कि जो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन वाली जो हमारी बॉडीज़ बनी हुई है ना, वो अगर वो फेयरली काम नहीं करेंगी, लेबर डिपार्टमेंट को भी तो आप लिफाफा दे के उनको फैक्ट्री से बाहर ही रखते हैं ना। लेकिन बात वो नहीं है कि हमने वो तो अब सोचना ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो अपने आप को ठीक करने के लिए यहाँ आए हैं, अपना माइंडसेट ठीक करने के लिए आए हैं। सर समटाइम बेसिस देखने को मिलता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती है, सारे आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन की, फिर भी लेबर इंस्पेक्टर होता है सिर्फ ये कायदे के लिए या पैसों के लिए वो मतलब उससे वो सर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के आपको तंग करते ही रहता है। इसके लिए सर क्या करना पड़ता है? देखिए तंग आपको उसी वक्त ही करेंगे अगर कोई निकाल लेते हैं वो। वही तो मैं कह रहा ना, अगर आपकी कोई वीकनेस उसके हाथ में होगी तभी आपको तंग करेगा। अगर आप कंप्लायंस करें फिर क्यों तंग, क्या करेगा आपको? आप पहले प्रोसीजर समझे। देखिए मैं एज ए इंस्पेक्टर आपके पास आया, मैंने कहा ये आप कंप्लायंस नहीं करते। आप मुझसे पूछे सर किस चीज़ की कंप्लायंस नहीं करते? आपने इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया सर, ये पड़ा हुआ है। आप इसका अटेंडेंस रजिस्टर नहीं लगाया, ये पड़ा हुआ है। आप इसकी छुट्टियों का कार्ड नहीं बनाया सर, ये पड़ा हुआ है। पहले आप वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट मेंटेन तो करें ना। जब आप सारी चीज़ें उसको दिखा देंगे तो फिर वो वायलेशन किस चीज़ की आप पे निकालेगा? क्योंकि वो जो वायलेशन निकाल रहा है ना, वो उसका चालान बनाएगा, चालान बना के कोर्ट में पेश करेगा।
कोर्ट आपको बुला के पूछेगी ये आप पे ये एलिगेशन लगाए हैं इन्होंने कि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें सारी उठा के कोर्ट के सामने रख दें जनाब, मैं तो सारी चीज़ें इसको दिखाई थी। सर इतनी सारी इदारे हैं फैक्ट्री को, ऐसे लगता है काम करने की उतना टाइम भी देना पड़ता है, इतने इदारों को मैनेज करने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर वो लेबर उधर से जाना छोड़ते तो दूसरे बहुत सारे इदारे आ जाते हैं। यहाँ तक ये एंड पे हमारे पे वेस्ट वाले 2-3 महकमे हैं। जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई वो अलग से है, जो उनकी मेट्रोपॉलिटन है वो अलग से है। अगर तो आप उसको लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस की बात है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो कंपनी मैनेज कर रही है वो कैसे कर रही हैं, जिसने नहीं करना उसके पास तो 100 एक्सक्यूजेज हैं। अगर आपके पास वो आप समझते हैं कि जी वो इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, मुख्तलिफ इदारे आएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट वाले आएंगे, सिविल डिफेंस वाले आएंगे, एनवायरनमेंट वाले आएंगे, एक्सपोजर वाले एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट वाले आएंगे, तो करें ना उनकी रिक्वायरमेंट पूरी। अगर आपने एक इनिशिएटिव लिया है, आपने इंडस्ट्री लगाई है, ये सारे लॉ किसके लिए बने हैं? प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर के लिए बने हैं ना, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़ के लिए बने हैं। इसलिए तो नहीं बने कि जो है ना आपको वो काम करने नहीं देंगे। अगर वो लॉ बने हैं तो लॉ की कंप्लायंस करना तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करेंगे और कहेंगे आपको कोई तंग भी ना करे, इस तरह तो नहीं होता। कंप्लायंस तो इन एनी केस करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा लोगों का स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ है, हमें ज़रा उनके साथ, लेकिन मैं एक कंपनी बाबरी साहब के पास था, कहते उन्होंने 1956 में, जब वैसे तो बहुत नवाब हैं, अमीर तरीन लोग हैं, कहते मैंने इंडस्ट्री लगाने का सोचा तो मुझे उस वक्त के बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इंडस्ट्री नहीं चला सकेंगे। क्यों? यहाँ तो बहुत सारे इदारे हैं जो आपसे हर महीने हर साल रिश्वत मांगने आया करेंगे, यहाँ पे तो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। ये 1956 की बात बता रहा। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा और बिज़नेस भी करूंगा। और आज 2022 है, मैं भी 15 साल उसकी कंपनी में रह के आया हूँ, कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया जी। सर आप अपने आप को पहले अपनी ब्रांडिंग तो करें ना, पहले अपने आप को एतमाद तो दिलाए ना लोगों को कि ये हम बेईमानी नहीं करते, और वो उन्हीं को तंग करते हैं जो बेईमानी करते हैं। जो नहीं करते उनको नहीं कर सकते, उन्हें पता है कि यहाँ पे तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, यहाँ पे तो टाइम मगज़ खपाने वाली बात है। ये तो इसलिए कुछ मैं खाना खिलाता था उन्हें बेहतरी, जो भी आते थे जो कैंटीन पे, और तो सिर्फ रोटी लब दिए और कुछ नहीं लगता। आप अपना पहले जो है ना अपने आप को जो है वो करें, प्रोफेशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप उसको जो है ना मेंटेन कर सकें। अगर आपके यहाँ खुद ही वायलेशन ऐसी हैं तो वो तो फिर वायलेशन का फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं ना। ठीक है जी, ये वीकली हॉलीडे है, वही जैसे हमने फैक्ट्री में पढ़ा था उसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट में है कि एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट शैल इन एडिशन टू द लीव एंड हॉलीडे में बी एडमिसिबल टू हिम, सेक्शन 14-15 बी अलाउड हॉलीडे, और वीकली इसको हॉलीडे मिलनी है और कोई उसकी डिडक्शन नहीं होगी। आगे चलें जी। तो ये सारा उसका जो है वो उसकी वीकली है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है कि वो मेंशन होने चाहिए कि किस वक्त वो खुलेंगी, किस वक्त बंद होंगी। और इसके बाद है डेली, वीकली आवर एंड ओवर टाइम। वही डेली आवर, वीकली आवर जो आपने पढ़े हैं, यहाँ पे भी वही है कि उसमें 48 आवर है या उसमें जो मेंशन है। ओवर टाइम में अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक्स्ट्रा काम का ओवर टाइम देना होगा। टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस जो हैं वो एक महीने के बेसिस पर आपने पे करनी है कि जैसे ही आपका महीना क्लोज होता है उसके विदिन 7 डेज़ या विदिन 10 डेज़। 7 डेज़ है अगर आपके पास 1000 तक लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं। अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो अगले महीने की 10 तारीख तक आप वेजेस जो है वो पे कर सकते हैं। एनुअल लीव वही 14 है, क्या एनुअल मेडिकल, ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में। कैजुअल लीव है, सिक लीव है, फेस्टिवल हॉलीडे है। टर्मिनेशन है, टेम्परेरी है तो कोई नोटिस नहीं है, अगर परमानेंट है तो आपने 1 महीने का नोटिस दे के उसको निकालना है। अब ये एक्चुअल जो लॉ है ना, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लॉ है, वो तो वर्क प्लेस का था, फैसिलिटी थी कि आपने वर्कर की एम्प्लॉयमेंट अपने इस्टेब्लिशमेंट में कैसे करनी है।
और आपने इसको बेनिफिट कैसे देना। ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारा लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है, इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेटेड लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इज द प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री, एम्प्लॉयमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट, every industry establishment, commercial establishment, wherein 20 or more workmen are employed directly or through any other person, whether on behalf of himself or other person so employed on any day, जिस इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करें, उसमें फैक्ट्री भी वहाँ पे ये लॉ अप्लाई होगा, एम्प्लॉयमेंट का लॉ है। सिंध में जो लॉ है उन्होंने 10 पे कर दिया, पंजाब में 20 या 20 से ज़्यादा होंगे और सिंध में 10 या 10 से ज़्यादा होंगे तो ये लॉ अप्लाई होगा सिंध का जो है। चलें, ये उसका लॉ है कि ये एप्लीकेबल है पंजाब के लिए। आगे चलें, इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कि ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है हर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट पे जिसके लिए ये लॉ इम्प्लीमेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर अपनी मर्ज़ी से। इसकी आप अवेयरनेस के लिए इसका डिस्प्ले करना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को इस लॉ के बारे में पता चल सके। अगर आप प्लेंटी प्रोसीजर है, वायलेशन पे आपको पर डे के हिसाब से फ़ाइन भी हो सकता है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, जो आपका भी सवाल था कि वर्कर की जो अपॉइंटमेंट है वो 6 क्लासिफिकेशन में 6 क्लासिफिकेशन है जिसमें आप किसी वर्कर को रख सकते हैं। कौन सी क्लासिफिकेशन है? पहली है परमानेंट वर्कमैन है, दूसरा प्रोबेशनर है, तीसरा बदली है, चौथा टेम्परेरी है, पांचवा अप्रेंटिस है और छठा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है लॉ में, यानी डेली वेजर की कोई कैटेगरी लॉ में नहीं है। अब कैसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि जी हमने परमानेंट किसको रखना है, टेम्परेरी किसको रखना है, कॉन्ट्रैक्ट पे किसको रखना है, बदली किसको रखना है, प्रोबेशन पे किसको रखना है, ये अहम है जो हमने डिफरेंट कैटेगरी इंडस्ट्री में बनाई होती है ना। इसमें बहुत सारी गलत होती है। कैजुअल लेबर रखते हैं ना, यहाँ पे तो कैजुअल वर्कर कोई नहीं है, तो इसलिए वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट को इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है। तो पहले आप देखें कि क्या आपने परमानेंट वर्कर, किसको परमानेंट वर्कर रखना है, किसको रखेंगे परमानेंट? हमने परमानेंट किस वर्कर को रखना है? जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के लिए है। परमानेंट नेचर ऑफ जॉब क्या है? जो कंटिन्यूस बेसिस पे जॉब चल रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है, बेशक वो अनस्किल है, सेमी स्किल है या हाईली स्किल है, रेगुलर बेसिस की जॉब और परमानेंट नेचर की बात। तो ये जो डिसीजन है ना आपका, अगर तो आपका इस बेसिस पे डिसीजन है कि आपने परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे आपने परमानेंट लोगों को रखा है, वो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे स्किल बंदों को हम परमानेंट रखेंगे, सेमी स्किल को हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे या टेम्परेरी रखेंगे, वो गलत होगा। लॉ किस लिए बना है कि अगर आप परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे किसी को परमानेंट नहीं रखेंगे तो वायलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर करेंगे, वायलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर करेंगे तो आप पे प्रोसिक्यूशन होगी। तो इससे ज़्यादा अब आप क्या उसमें यानी कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आप खुद वायलेशन कर रहे हैं, या आपके पास बंदा आया, आपने वो आपके पास जो जॉब है वो परमानेंट नेचर की है, लेकिन आप उसको टेम्परेरी रख रहे हैं। कितना सा टेम्परेरी रखेंगे? कब तक रखेंगे टेम्परेरी? टेम्परेरी का जो है देखें, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है तो परमानेंट होगा। जिसको परमानेंट रखना है उसको पहले 3 महीने प्रोबेशन पे रखना होगा, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा वर्कर का प्रोबेशन नहीं हो सकता, एक्सटेंड नहीं हो सकता, या तो उसको 3 महीने में फारिग कर दें, नहीं तो 3 महीने के बाद वो खुद ब खुद कन्फर्म हो जाएगा, बेशक आप उसको कन्फर्म करें या ना करें। क्योंकि लॉ ये कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने डिसाइड करना है, अगर उसको नहीं रखना तो निकाल दें। लेकिन आपने उसको 90 डेज़ के बाद फैसला नहीं किया और 91 डेज़ आ गया तो अगले दिन वो कन्फर्म एम्प्लॉय होगा। जो डंग टपाओ किस्म के काम होते हैं ना, ठीक है, चलते तो रहते हैं लेकिन एक तलवार तो लटकती है ना आपके ऊपर,
बहुत सारी कंपनियां हैं। वो जब वो कोर्ट में गए थे तो 1986 से उनको सारे बेनिफिट देना पड़े थे, पिछले 20-20 साल के बेनिफिट देना पड़े थे। कोर्ट ने कहा ये तो परमानेंट नेचर की जॉब पे काम कर रहे थे और आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रख के बैठे हुए हैं। 20-20 साल के लाखों लाखों रुपए जो है ना उनको देने पड़े थे। तो उस वक्त से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। यही तो चीज़ है ना कि आपने जो उसकी कंप्लाइंस की, हाँ, कि परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे आपने परमानेंट लोगों को रखना है। जिसको परमानेंट रखना है उसको 3 महीने के प्रोबेशन पे रखना है और प्रोबेशन 3 महीने के अंदर अंदर फैसला करेंगे कि आपने इसको अगर ना एक्सटेंड किया, आपने ना इसको कंफर्म किया तो खुद ब खुद कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरी कैटेगरी आ जाती है, अच्छा नहीं पीछे चलें, पीछे तीसरी कैटेगरी के परमानेंट के बाद प्रोबेशनर बदली वर्कर कौन होता है? बदली होता है कि अगर कोई परमानेंट वर्कर छुट्टी पे जाता है 2 महीने के लिए या मैक्सिमम 3 महीने के लिए, तो उसकी जगह पे आप किसी को रख सकते हैं, बाहर से भी रख सकते हैं, नीचे से भी किसी को ऑफिशिएटिंग चार्ज दे सकते हैं। जैसे आपका एक हाईली स्किल वर्कर जो है वो छुट्टी पे गया 2 महीने के लिए, तो आपने एक स्किल वर्कर को उसकी जगह पे जो है वो 2 महीने के लिए लगा दिया, मैक्सिमम 3 महीने के लिए। 3 महीने के अंदर आपको उसे रिवर्ट करना होगा। अगर आपने उसे 3 महीने में रिवर्ट ना किया तो वो उसी पोजीशन पे पक्का हो जाएगा, वो उस पोजीशन पे हाईली स्किल की पोजीशन पे कंफर्म हो जाएगा और 3 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया गया है। और जो वापस आएगा वो कर दे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये स्टेटस दिया गया ना, ला ने ये कहा है कि आप 3 महीने तक किसी को, अगर किसी को बाहर से भी आपने रखा, अब बदली को बदली का कार्ड भी देना, उसको बताया कि जी हमने आपको 3 महीने के लिए रखना है, 3 महीने के अंदर आपने फैसला करना है, या उसको फारिग करना है या उसको डिमोट करना है। वो एक सेपरेट इशू है कि उसका क्या करना है। जो 3 महीने नहीं आया था और जो उसकी जगह पे कर रहा था और आपने उसको वापस नहीं किया तो उसको तो वो स्टेटस मिल गया ना, तो बदली हो गया। अब आपका दूसरा सवाल, टेम्परेरी की क्या टाइम फ्रेम है? टेम्परेरी नेचर ऑफ जॉब जो विद इन 9 मंथ ख़त्म हो जाए, टेम्परेरी नेचर ऑफ जॉब जो लाइकली टू बी फिनिश विद इन 9 मंथ, जो 9 महीने के अंदर अंदर ख़त्म होने वाली हो। और अगर वो जॉब 9 महीने में ख़त्म नहीं होती और बंदा आपका रिटेन रहता है तो वो 9 महीने पूरे होने के बाद अगले दिन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी वर्कर आप उसको रखेंगे जो प्योरली टेम्परेरी नेचर ऑफ जॉब के लिए हो। अब आगे आपका अप्रेंटिस है। अप्रेंटिसशिप जो वो गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप स्कीम है, जो आप हर फैक्ट्री में जो स्किल्ड वर्कर होता है उनका 20% अपने अप्रेंटिस रखने होते हैं, जिनको अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, लॉ के तहत ट्रेंड करना होता है, उसको अनस्किल से स्किल बनाना होता है और उसके बाद फिर आप उसे अपने पास रखें या ना रखें। टैप्टा के अंदर है ना, हाँ। अब टैप्टा के, लेकिन अप्रेंटिसशिप लॉ जो है वो एप्लीकेबल है हर इंडस्ट्री पे जहाँ 50 या 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और स्किल्ड वर्कर का पहले 20% था, जो पंजाब ने लॉ बनाया उसने कहा 5% ऑफ द पर्सन एम्प्लॉई, मतलब आप उन्होंने टोटल पर्सन कर दिया। पहले था कि स्किल्ड वर्कर का 20%, अब जो पंजाब का लॉ आया कि 5% ऑफ द पर्सन एम्प्लॉइड। अगर आपके पास 200 बंदा काम कर रहा है तो उसका 5% कितना होगा? 10 बंदे आपको अप्रेंटिस रखने होंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी आपने जो टेम्परेरी नेचर ऑफ जॉब होगी वहाँ पे रखेंगे। अप्रेंटिसशिप स्कीम है। अब आ गया कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट पे किसको रखेंगे? जो आपने कहा जी 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, यस, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जॉब है। स्पेसिफिक पीरियड कितना है? 6 महीने है, साल है, 10 महीने हैं, 11 महीने हैं। जो जॉब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए है वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे बंदा रख सकते हैं। लिमिट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन जॉब दोबारा नहीं होगी, लिमिट नहीं है जिसका। नहीं, आप ये नहीं कह सकते की बात कर रहे थे कि 90 डेज की लिमिट है। नहीं, आप ये कहिए स्पेसिफिक पीरियड 10 साल के लिए रख लिया। साल, 1 साल, 1.5 साल का प्रोजेक्ट, साल का वो नॉर्मली फिर जो हम थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं थर्ड पार्टी के साथ, हम 1 साल का बनाते हैं या 2 साल का बनाते हैं। उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? कि हमें 1 साल के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और हमने एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लोगों को हायर किया है। उस स्पेसिफिक पीरियड के पूरा होने पे
हम उनको टर्मिनेट करके दोबारा रीहायर करेंगे, उसमें वो चल सकता है, लेकिन आप अपने पास नहीं वो कर सकते। या कॉन्ट्रैक्ट के तहत करेंगे, क्योंकि अगर आप बार बार उसको कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंड करते जाएंगे तो वो इट मीन्स कि आप वायलेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर है, इसके अंदर है कि आपने काम करना है अपनी इंडस्ट्री में, लोगों की अपॉइंटमेंट करनी है। आगे चलें कि हर वर्कर को, जिसको बेशक आपने टेम्परेरी रखा, बदली रखा, उसको आपके टर्म एंड कंडीशन जो है लिख के देनी होंगी, उसे लेटर देना होगा उसे। 3 साल को नहीं होता ना, 3 साल के तो पहले साल उसको 50% ऑफ मिनिमम वेज, दूसरे साल 60% ऑफ मिनिमम वेज, तीसरे साल 70% ऑफ मिनिमम वेज। तो टर्म एंड कंडीशन लिख के आपने उसको देनी होगी। इंटर्नशिप पे भी है इस तरह का कोई लॉ? इंटर्नशिप तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। पब्लिकेशन ऑफ वेज रेट बताना ज़रूरी है कि जी आप वेज जो है वो कंप्लाइज कर रहे हैं। आगे चलें। पेमेंट ऑफ वेज का जैसे आपको बता दिया कि उनकी वेजेज जो है वो आपने 10th को या 7th को जो है वो देनी होगी। आगे चलें। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम होती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप की फॉर्म में लोग काम कर रहे हैं तो उनको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंसेंटिव देना होता है। मतलब 4 ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, एक ही तरह का काम है, 4 ग्रुप अलग-अलग कर रहे हैं, जो ग्रुप बेहतर परफॉर्म करेगा उसको इंसेंटिव देना होगा। अगर सपोज 8 घंटे में एक ग्रुप ने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, दूसरे ने 120 किया, तीसरे ने 130 किया और चौथे ने 90 किया, तो जिन्होंने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस किया उसको जो है वो इंसेंटिव देना होगा जी। कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है GLI, ये फॉर परमानेंट वर्कर के लिए होता है, परमानेंट एम्प्लॉइज़ के लिए होता है, परमानेंट वर्कमैन सॉरी, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर सारा वर्कमैन का है। जो परमानेंट वर्कमैन है उसकी आपको GLI करानी होती है। GLI ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ जो है वो सारे एम्प्लॉइज़ की होती है। नेचुरल डेथ क्या, खुदा ना खाता हार्ट फेल हो गया, कुछ हो गया, उसको सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय तक जो है वो कंपल्सरी। अगर आप सबको कराना चाहें करा सकते हैं, लेकिन लॉ की जो कंपल्शन है वो परमानेंट एम्प्लॉय तक के लिए है, वर्कर तक के लिए जी। पेमेंट ऑफ बोनस के अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है और उसका 1 महीने का प्रॉफिट जो है, उसका प्रॉफिट जो है 1 महीने की एग्रीगेट तनख्वाह ऑफ द वर्कर जो है उससे ज़्यादा है तो 1 महीने की तनख्वाह के बराबर बोनस देना होगा। सपोज 1 महीने की एग्रीगेट तनख्वाह है 1 लाख रुपया और प्रॉफिट है 1,20,000, तो हर वर्कर को 1 महीने की तनख्वाह देनी होगी। अगर 1 महीने की वर्कर की जो पे रोल है 1 लाख है और बोनस आपका जो हुआ है वो 1,20,000 हुआ है, बोनस आपका 1,20,000, तो आपने 1 महीने की तनख्वाह देनी जितनी भी बनती है। ये तो हम कम रखा ना, वैसे तो आपका पे रोल 50 लाख 1 करोड़ 10 मिलियन बनता है, कि अगर एग्रीगेट ऑफ 1 मंथ पे रोल से ज़्यादा है तो 1 महीने की तनख्वाह देनी है, उसके बराबर है तो 30% ऑफ वेज देना है, उससे कम है तो 15% ऑफ वेज जो है वो बोनस देना है। यानी 1 लाख से अगर कम है तो 15% ऑफ वेज, इसकी 20,000 तनख्वाह है, 15% कितना बनेगा 3,000 रुपया। अगर उसके बराबर है तो 30% कितना बनेगा 6,000 रुपया, और अगर ज़्यादा है तो फिर उसको पूरी तनख्वाह दें। अब आए थे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। वैसे तो लॉ में बड़ा आराम से लिखा होगा जी, टर्मिनेशन आप किसी भी वर्कर की, टेम्परेरी वर्कर की विदाउट एनी नोटिस, परमानेंट वर्कर की 1 महीने की तनख्वाह दे के आप उसको निकल, बड़ा मज़ा अच्छा लगता है अगर यहाँ तक ये सिलसिला रहता। टर्मिनेशन ऑफ वर्कर जो क्लास 1 और क्लास 2 है ना, ये तो बड़ी मज़ेदार है कि जो क्लास 3 है इसकी सब क्लास 3। आगे चलें जी। द सर्विस ऑफ ए वर्कमैन शैल नॉट बी टर्मिनेटेड, nor shall a workman be removed, retrenched, discharged, dismissed from service, except by an order in writing which shall explicitly state the reason of the action taken। कि आपको रीज़न देना पड़ेगा, वजह बतानी पड़ेगी। अब क्या वजह हो सकती है, वो तो मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है ना, उसका तो प्रोसीजर है। परफॉर्मेंस भी मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है। कोई और मुझे ऐसी चीज़ बता दें कि हम किसी वर्कर को टर्मिनेट कर सकें, कोई ऐसा रीज़न बता दें जो आपको समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप टर्मिनेट नहीं कर सकते।
बेशक वो बूढ़ा हो गया या वो जवान है या नौजवान है या उसके पक्ष इतने बढ़ गए हैं कि अब आपको देने मुश्किल हैं, आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब उसके लिए फिर करते क्या हैं, हम उसको VSS ऑफर करते हैं, गोल्डन शेक हैंड, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, वॉलंटरली सेपरेशन स्कीम। अब आपको पता है कि पाकिस्तान टबाको वालों ने 80-80 लाख 1-1 करोड़ रुपया VSS की फॉर्म में दिया। ICI वालों ने, मैं वहाँ पे तब पता मुझे, वो भी 50-50 60-60 लाख रुपया VSS की फॉर्म में उसको ऑफ़र करते हैं कि आप अगर अपना रिज़ाइन दे दें तो हम आपको ओवर एंड अबव अदर बेनिफिट, हम आपको जो VSS की अमाउंट्स है, सिर्फ इसलिए कि ये जो क्लास है उनको अलाउ नहीं करती किसी को टर्मिनेट करने की। ना टर्मिनेट कर सकते हैं, ना रिटेंच कर सकते हैं, ना डिसमिस कर सकते हैं, ये क्लास अलाउ नहीं करती। ये सबसे ख़तरनाक क्लास है जो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको रीज़न देना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस बेस रहेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा उसको, सारा डाटा उसका इंक्वायरी करके उसको मौका देना पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं, फिर भी वो आपकी उस एक्शन को चैलेंज कर देगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखें, आपकी लायबिलिटी वर्कर के बारे में, अगर खुदा ना खास्ता किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, आपकी कोई, आपने सिवाय उसकी अगर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराई है तब भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। आपकी ओवर एंड अबव कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर वो सोशल सिक्योरिटी में कवर है, सोशल सिक्योरिटी वाले उसको फ्यूनरल एक्सपेंस देंगे। अगर वो EOBI में कवर है तो EOBI में उसकी फैमिली की सर्वाइवर पेंशन लगेगी। आपकी लायबिलिटीज़ नहीं है, और देरी है तो वो तो ओवर एंड अबव है ना, ओवर एंड अबव है ना, वो आप देना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें कि वर्कर को निकालने के लिए, अगर जो आपका जी वर्कर को निकालना बड़ा आसान है, हम डाउन साइजिंग का नाम दे के, राइट साइजिंग का नाम दे के हम निकाल देंगे। अगर उसने चैलेंज कर दिया तो आपको उसे वापस लेना पड़ेगा, रीइंस्टेट करना पड़ेगा। केस बनाएंगे तो केस को भी चैलेंज करेगा ना। केस क्या बनाएंगे आप, वापस रिटेल, जब वो रीइंस्टेट होके आएगा पिछले सारे दिनों के पैसे भी आपसे लेगा, सारी तनख्वाहें आपको देनी पड़ेंगी उसे। क्या करेंगे? आपको तो कहते हैं ना, वास्ता नहीं पड़ा कभी। मैं तो पिछले 30-40 साल से ऐसे केसेस भी हमें फेस करना पड़ते हैं। जब रीइंस्टेट हो गया था तो 20-20, 25-25 लाख रुपए उनके बैक बेनिफिट के बने होते हैं। तो इसलिए बेहतर है उसे लालच दे के उससे रिज़ाइन ले लें। अच्छा, ये जो है ना ग्रेजुटी के बारे में है कि ग्रेजुटी लॉ में ये है कि जो आपके पास वर्कर मोर देन 6 मंथ काम करेगा, मोर देन 6 मंथ, उसको आपने 1 महीने की तनख्वाह एज ए ग्रेजुटी देनी है। 1 महीने की नहीं, 30 डेज़ की। 30 डेज़ आपकी जो नॉर्मल जो पे होती है 22,000 रुपया, वो 26 दिन की होती है। जो 20,000 आप किसी को पे करते हैं वो 26 दिन की होती है। और लॉ कहता है कि 30 दिन की दें। कितनी बनी? 23,000। किसी भी की अगर आपने ग्रेजुटी कैलकुलेट वर्कर की, तो उसको 20,000 है या 30,000 है या 40,000 है, डिवाइडेड बाई 26 इंटू 30, उसे ग्रेजुटी देनी होगी। मोर देन, ये मैं नहीं कह रहा, एनी पार्ट देयर ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, कि जो वर्कर आपके पास 1 साल 7 महीने तक काम करके गया है, उसको कितनी ग्रेजुटी मिलेंगी? हाँ, 60 दिन की मिलेगी। हाँ, सेपरेशन पे बेशक खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्ला अगर वफात भी पा गया है तो अगर 7 महीने की, 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस है तो उसकी ग्रेजुटी का वो इंटाइटल हो जाता है, मोर देन 6 मंथ। कहाँ लिखा हो, पढ़ें जरा इसका। एनी पार्ट देयर ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ORR लिखा हुआ है, या एनी पार्ट मीन जब वो आया था या जब वो जा रहा है, जहाँ पे भी उसकी 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ सर्विस है, उसको ग्रेजुटी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर जब उसकी सर्विसेज टर्मिनेट होंगी। ग्रेजुटी तो उसको मिलनी है सेपरेशन पे। सेपरेशन उसकी 2 साल के बाद होती, 10 साल के बाद होती, 20 साल के बाद। अब सेपरेशन पे आ जाएं आप कि सेपरेशन उसकी 10 साल और 7 महीने के बाद होती है, तो उसको 11, ठीक है, ये इसको सेपरेशन जब होगी आपने उसकी ग्रेजुटी कैलकुलेट करनी है। जब सेपरेशन होगी 5 साल बाद होती, 10 साल बाद होती, या 7 महीने के बाद होती है। वो बंदा आया 7 महीने के बाद उसने कहा जी मैंने नहीं काम करना, मैं जा रहा हूँ, मेरी 1 महीने की 30 दिन की ग्रेजुटी दे दें, तो आप देने के पाबंद हैं।
ग्रेजुटी का पता चल गया। जो कंपल्शन है वो सिर्फ वर्कर के लिए है, उससे ऊपर जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। हाँ जी, इस पर क्लैरिटी हो गई आपकी? चले आगे चलिए। रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर है कि आप अगर रिट्रेंचमेंट छांटी करना चाहते हैं तो आप जूनियर मोस्ट लोगों को निकालेंगे। जूनियर मोस्ट जैसे कल किसी ने कहा था, एज वाइज जूनियर मोस्ट नहीं, सर्विस वाइज जूनियर मोस्ट, जिसकी कम से कम से अगर आप फैसला करते हैं, और मैं कहता हूँ इस क्लास में से मुझे 10 बंदे निकालने हैं कि मैं इसको एक एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर कर रहा हूँ ना, मैं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रहा हूँ। मुझे मैनेजमेंट कहती है कि डाउन साइजिंग करनी है, तो ला मुझे डाउन साइजिंग से रोकता नहीं है, ले ऑफ करने से, रिटेनमेंट करने से रोकता नहीं है। मुझे उसकी जस्टिफिकेशन बना के ठीक है जी मैं 10 बंदे निकाल, लेकिन कौन से निकालूंगा? जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर मोस्ट होंगे। देखिए ना, रिटेंचमेंट प्रोसीजर फॉर रिटेंचमेंट, रिटेंचमेंट करने का प्रोसीजर क्या है? वेयर एनी वर्कमैन इज टू बी रिट्रेंच एंड ही बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वर्कमैन, द एम्प्लॉयर शैल रिटेंच द वर्कमैन हु इज द लास्ट पर्सन एम्प्लॉयड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। हमने 10 बंदे निकाले थे, हमने जूनियर मोस्ट निकाल दिए, फिर तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा ना उन्हें। लेकिन अगर आपने पिक एंड चूज़ करना शुरू कर दिया, फिर हो सकता है वो सारे बहाल होकर वापस आ जाएं। अगर आपका बिजनेस बंद हो गया तो आप सारे निकाल सकते हैं। सारे निकालने के लिए आपको लेबर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आधे निकाल सकते हैं अगर बिजनेस बंद हो गया, क्लोज हो गया। 50% तक आप निकाल सकते हैं। 50% से ज़्यादा निकालने होंगे तो आपको लेबर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी जी। डिसिप्लिनरी एक्शन जो आपने दिखाएं, आगे चलें कि वर्कर को हमने सज़ा कैसे देनी है अगर वो मिसकंडक्ट करता है। चलें आगे। ये है मिसकंडक्ट जो जिस पे हम उसको सज़ा दे सकते हैं। डिसरिगार्ड, डिसओबीडियंस, इम्प्रॉपर बिहेवियर, फास्ट स्टेटमेंट, ये है ज़रा लाइट किस्म के मिसकंडक्ट है। जो मेजर मिसकंडक्ट है जिस पे डिसमिसल हो सकती है वो नेक्स्ट है। आगे चलें। ये विलफुल इनसबॉर्डिनेशन, जानबूझ के इनसबॉर्डिनेशन करता है। Disobedience, whether alone or in combination with other, theft, fraud, dishonesty, willful damage, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। आगे चलें। रिश्वत लेता है, हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट लीव, छुट्टियां करता है बगैर छुट्टी की दरख्वास्त दिए, हैबिचुअल लेट कमर। इसी तरह से डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग वर्किंग आवर। आगे चलें। हैबिचुअल नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट ऑफ वर्क, फ्रीक्वेंट रेपिटेशन ऑफ एनी एक्ट, स्ट्राइकिंग वर्क, हर इन लोगों को हड़ताल पे, इलीगल स्ट्राइक पे उकसाता है। ग्रुपिंग बनाई हुई है कि हड़ताल करो जी, यहाँ पे बात नहीं मानी जाती। तो ये सारे मिसकंडक्ट हैं। इस बेस पे आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। कैसे? आगे चलें कि नो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल शैल बी मेड अनलेस द वर्कर कंसर्न इज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग, कि पहले आप उसको इन्फॉर्म करेंगे अबाउट हिज मिसकंडक्ट और उससे एक्सप्लेनेशन लेंगे कि आप बताएं इसमें कि ये जो एलिगेशन है आप इसमें क्या सफाई पेश करना चाहते हैं, क्या आपका जो है वो क्या मौक़िफ़ है, और फिर उस रिप्लाई को देख के आप फर्दर फैसला करेंगे कि इस पर हमने इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करेंगे, गिल्टी प्रूव होगा तो फिर हम उसको डिसमिस करेंगे। अगर गिल्टी प्रूव नहीं होगा फिर उसको डिसमिस नहीं करेंगे। एब्सेंट तो ये ना, एब्सेंट तो जो है वो 10 मोर देन 10 डेज है, यानी एक बंदा कंटिन्यूसली 11 दिन तक नहीं आया, पहले हम उसको शो कर देंगे, फिर उससे जवाब लेंगे, फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी नोटिस देंगे, इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और फिर हम उसको डिसमिस करेंगे। इसी तरह से लेट कमर है। अब लेट कमर हैबिचुअल है कि हर महीने 2-2, 3-3 दिन जो है वो लेट आता है, तो उसको अब जो है वो ले आएँ, उसमें हैबिचुअल में ले आएँ। अगर उसको सस्पेंड करना चाहें तो आप उसको 28 दिन तक जो 4-4 दिन करके सस्पेंड भी कर सकते हैं। सस्पेंशन होता है कि आप उसको वर्क प्लेस से हटा के किसी OSD बना के आप उसको बिठा दें। सस्पेंशन में सैलरी पूरी, जैसे OSD को भी पैसे पूरे मिलते हैं, उसको ऐसी आइसोलेटेड जगह पे बिठा दिया जाएगा जिसमें उसकी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं रहेगी। नहीं आएगा तो फिर तो और मज़ीद जुर्म के ऊपर जुर्म करेगा। आना भी है उसने और आगे किसी कॉर्नर में बिठा देना आपने। ज़्यादातर लोग जो फैक्ट्रियों में सिक्योरिटी ऑफिस में बिठा देते हैं उनको, सिक्योरिटी वालों के अंडर सुपरविजन उसको बिठा देते हैं। एम्प्लॉयमेंट का लास्ट सबसे अहम था कि आपने
एम्प्लॉयमेंट कैसे करनी है और आपने जो है वो उसकी टर्मिनेशन, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट एक वर्कर की कैसे करने हैं। अच्छा जी, हमारे इसके बाद जो 2 लॉ हैं, एक है सोशल सिक्योरिटी का लॉ और एक है EOBI का लॉ। अब ये दोनों लॉ ये भी इम्प्लाई हैं, इम्प्लाई सोशल सिक्योरिटी और इम्प्लाई ओल्ड एज बेनिफिट। वर्कर नहीं है, वर्कर से ऊपर चले जाते हैं। वो मोस्टली लोग कहते हैं ना ये सोशल सिक्योरिटी वर्कर के लिए है। सोशल सिक्योरिटी एंड EOBI फॉर एम्प्लॉय, EOBI फॉर ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग योर मैनेजमेंट स्टाफ, एक्सक्लूडिंग योर डायरेक्टर या ऑनर। अब सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी क्या देती है? सोशल सिक्योरिटी सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, डेथ। जो एम्प्लॉय आप ऐसे समझे जैसे आपने नई गाड़ी खरीदी है, आप उसको रोड पे लाने से पहले उसकी इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए कराते हैं ना। अगर एम्प्लॉय आपके पास आज आपने भर्ती किया, जाते उसने किसी ऐसी मशीन को हाथ लगा दिया जिसमें करंट था, तो उसको करंट लग गया, क्या करेंगे? कि एक्सीडेंट हो जाना होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लाखों लोग मरते हैं। उसके बाद का जो एक्शन है, आपने बंदा रखा आज ही और आज ही उससे ऐसा एक्शन हो गया जिससे उसकी डिसेबिलिटी होगी, उसकी कैजुअलिटी होगी, उसकी लाइबिलिटीज़, उसकी कंपनसेशन, वो सोशल सिक्योरिटी पे करेगा। सोशल सिक्योरिटी वाले कार्ड नहीं बनाते इन केस ऑफ सिकनेस बेनिफिट। अगर दो तरह की प्रॉब्लम होती है ना, एक होता है बीमार होना, एक होता है एक्सीडेंट होना। बुखार चढ़ गया, पेट दुखने लग गया, सर दुखने लग गया, वो है सिकनेस, वो 3 महीने नहीं देते। लेकिन एक्सीडेंट जो है उसमें पहले दिन, पहले घंटे में आपके पास वो आया तो ही इज़ इंटाइटल फॉर द, जो उसके सारे बेनिफिट हैं उसको मिलेंगे। मतलब 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसका 6% कितना बनता है? 1200 रुपया। आप 1200 रुपया हर महीने दे के एक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के बीवी बच्चों को, एम्प्लॉय के पेरेंट्स को आप इंश्योर करवा लेते हैं, जैसे वो हेल्थ कार्ड नहीं बांट रहे। तो वर्कर के हेल्थ के लिए, वर्कर की फैमिली की हेल्थ के लिए, वर्कर के पेरेंट्स की हेल्थ के लिए सोशल सिक्योरिटी है जी। उसमें 36 मंथ की सर्विस है कि अगर 36 मंथ उसका कंट्रीब्यूशन गया है तो उसकी डेथ हुई है तो फिर उसकी बेवा को जो है वो पेंशन मिलती है, मिनिमम पेंशन। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सोशल सिक्योरिटी उसको बेनिफिट, उसकी पेंशन होगी जो ज़्यादा होगी। EOBI की पेंशन 8,500 है, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन जिस पे कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो उतनी अमाउंट मिलेगी। अगर 20,000 रुपये कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो उसके वारसान को 20,000 रुपये महीना की पेंशन लगेगी। अगर 22,000 रुपये जा रहा है तो उसके वारसान को 22,000 रुपये महीने की पेंशन लग जाएगी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है। और ये कब तक चलेगी ये? लाइफ टाइम। बताने का मकसद ये है कि जो एम्प्लॉय आपके पास काम करने आते हैं ना, अगर आप उनकी प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, प्रॉपर्ली उसकी इंश्योरेंस करवा लेंगे EOBI में, सोशल सिक्योरिटी में, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो कवर हो जाएंगी। लेकिन हम तरीके ढूंढते हैं पैसे बचाने के, हमें पता ही नहीं है 13 बेनिफिट हैं जो सोशल सिक्योरिटी देता है। तो वो जो आपका सवाल था ना सर कि हमारे से वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पैसे मांगते हैं, हमारे से कंस्ट्रक्शन के पैसे मांगते हैं, हमारे से जो है वो हम अगर कोई और एंटरटेनमेंट कराएं उसके पैसे मांगते हैं। क्यों आपने क्यों पोस्ट किया अपनी बैलेंस शीट में वो खर्चा? आपने कहा ना जी मैंने 1 करोड़ रुपये की कंस्ट्रक्शन कराई है, मैंने 50 लाख की वेलफेयर कराई है, मैंने 50 लाख की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई है। भैया उसमें आपने लोगों को इन्वॉल्व किया है। वो जो लोग आए थे, अब उन्होंने तो हॉस्पिटल बना के वो बैठे हुए हैं, उनके डॉक्टर तो इंतज़ार कर रहे हैं, आए भाई हम आपके ज़ख्मी लोगों का ट्रीटमेंट करने को तैयार हैं, हम इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट देने को तैयार हैं। अब अगर कोई बीमार नहीं हुआ या एक्सीडेंट नहीं हुआ वो तो आपकी गुड लक है, लेकिन वो तो वहाँ वर्दी पहन के बैठे हुए हैं ना, तो उनको तनख्वाह देनी कि नहीं देनी, उनको खर्चा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो बस ये माइंड सेट। अगर खुदा न खासा किसी फीमेल वर्कर के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो इज्जत बेनिफिट है, 4 महीने 10 दिन की उसको छुट्टी मिलेगी और उसके पैसे
सोशल सिक्योरिटी पे करेगी 4 महीने 10 दिन के। आगे चलें। डिसेबलमेंट हो जाए तो डिसेबलमेंट पेंशन लग जाएगी। खुदा ना खास्ता हाथ कट गया, 50% डिसेबलमेंट है, 20,000 का 50% 10,000 पर उसकी पेंशन लग जाएगी। अगर 60% 66% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो जाए तो पूरी पेंशन लग जाएगी। इसी तरह से डिसेबलमेंट ग्रेजुटी है, अगर एक सर्टेन पीरियड के लिए डिसेबिलिटी बनती है तो इसको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगी। इसी तरह से सर्वाइवर पेंशन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल तो उसकी बेवा की को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इद्दत पीरियड बेनिफिट हो गया। आगे चलें। तो क्या ये स्लैब सिस्टम। तो इस तरह से कोई 12-13 बेनिफिट हैं जो सोशल सिक्योरिटी से उस रजिस्टर्ड एम्प्लॉय को मिलते हैं जो सोशल सिक्योरिटी में जिसको आप रजिस्टर करवाते। एक तो पहले ये कि ओल्ड एज के लिए 5 या 5 से ज़्यादा किसी इंडस्ट्री में अगर लोग होंगे तो EOBI जो है वो लागू होगा। इसके बेनिफिट दिखाने हैं। कंपलसरी इंश्योरेंस है कि हर एम्प्लॉयर जो है वो इंश्योरेंस करवाने का पाबंद है EOBI में अपने एम्प्लॉय की। हम कहते हैं कि इसमें सिर्फ बुढ़ापा पेंशन मिलती है, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती। 3 बेनिफिट और भी हैं EOBI के, सिर्फ बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिलती, इसके अलावा भी 3 बेनिफिट हैं। वो कौन से हैं? इंजरी बेनिफिट, अगर किसी की डिसेबिलिटी हो जाए वो सोशल सिक्योरिटी में नहीं रजिस्टर्ड, उसकी डिसेबिलिटी पेंशन EOBI से मिलेगी। उसकी डेथ हो जाती है, उसकी सर्वाइवर पेंशन EOBI से मिलेगी। ठीक है। सर्वाइवर पेंशन अगर उसकी डेथ है 36 मंथ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट अगर उसकी होगी तो। इनवैलिडिटी पेंशन अगर उसकी इनवैलिडिटी काम करने के काबिल नहीं रहता तो 5 ईयर कंट्रीब्यूशन पे उसकी जो है इनवैलिडिटी पेंशन लग सकती है। ओल्ड एज पेंशन में तो यह है कि एक तो ओल्ड एज पेंशन जो मिलती है 60 साल पे मिलती है, उससे कम पे जो है अगर लेनी है तो रिड्यूस पेंशन मिलती है। ठीक है। और 15 साल का कंट्रीब्यूशन है, 15 साल के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा होगा तो मिनिमम पेंशन लगेगी, 15 साल से कंट्रीब्यूशन से कम होगा तो उसको ग्रेजुटी मिलेगी, यानी 1 साल सर्विस पे 1 तनख्वाह, इस तरह से उसको मिला। बदकिस्मती से पिछले 10 साल से जब से ये प्रोविंशलाइज हुआ ना सब्जेक्ट, ये डिस्प्यूटेड बना हुआ है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है। प्रोविंस वालों ने अभी तक इस लॉ को अडॉप्ट नहीं किया। लॉ जो इस वक्त इन ऑपरेशन है वो फेडरल का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि फेडरल का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। जब इन्फोर्समेंट नहीं हो रही तो कोई उस पर आपको पता है कि 170 रुपये भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 480 रुपये भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 850 रुपये भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इन्फोर्सिबिलिटी के लिए लॉ मौजूद नहीं है। जिस दिन ये लॉ पास हो गया फिर आपको मिनिमम वेज का 5% देना होगा। अगर बाई 20,000 है तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है 1,000 होगी और वर्कर का कंट्रीब्यूशन 100 रुपया होगा, 200 रुपया सॉरी। ओके जी। EOBI में आपको ये एडवांटेज है कि अगर आपका एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गया, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ये आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका EOBI कंट्रीब्यूशन जा रहा है, आपने वहाँ 5 साल 6 साल 7 साल, उसके बाद खुदा ना खास्ता आपकी जॉब ख़त्म हो गई और आप चाहते हैं कि EOBI मेरी रजिस्ट्रेशन बरकरार रहें, तो आप 1% ऑफ हिज अपनी जो वेज का वो वहाँ पे जमा कराते रहें तो आप इन कंटिन्यूएशन में रहेंगे। 1% ऑफ योर वेज जो 13,000 है, जो 13,000 है। जो आपकी सर्विस में करता था हाँ, जो एम्प्लॉई शेयर है ना, किसी भी खुदा ना खास्ता किसी की जॉब ख़त्म होती है और वो कहता है कि नहीं मेरी EOBI की जो है वो सर्विस जो है वो कंटिन्यूएशन जो बरकरार रहे और मेरा पीरियड जो है रिटायरमेंट में पूरा हो जाए, तो वो अपने हिस्से का 130 रुपये जमा कराता रहे तो वो इन कंटिन्यूएशन में रहेगा। हर एम्प्लॉय का EOBI नंबर अलॉट होता है बस, और आपका जो सोशल सिक्योरिटी आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका EOBI का नंबर है। आप उस पर ID कार्ड नंबर डालें, आप उस पर अपना अपने आप को रजिस्टर्ड होंगे आप और अपना 1% जमा कराते रहें हर महीने। ओके, ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। हमने कोशिश की है आपको
कि थोड़े से टाइम में बहुत कुछ सिखाने की